नमस्कार साथियों। आज हम कोविड-19 और भारत का विधिक ढांचा यानी कि जो कोविड-19 को इम्प्लीमेंट जब किया गया, शुरुआती दौर में जब लॉकडाउन लगा और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया पैन इंडिया लेवल पे, तो इस दौरान कौन से जो है प्रमुख है कानून का उपयोग किया गया, किस कानून के तहत उपयोग किया गया, क्या आईपीसी का प्रयोग हुआ, क्या सीआरपीसी का प्रयोग हुआ या फिर किसी अन्य एक्ट का प्रयोग हुआ, और अगर हुआ तो कितना जो है संविधान के तहत अपने आप को सामंजस्य कर पाया, कितना तारतम्य था, कितना एडजस्टेबल था। इन सब चीज़ों को लेकर के डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही हम कुछ चुनौतियां जो आई कि हमारे यहाँ जो एक लॉ गैप देखा गया है, यानी कि जो कानूनी अंतराल या कानून की कमी देखी गई कि इस क्षेत्र में अभी हमारे पास क्या मजबूत कानून का होना आवश्यक है या नहीं है, इस चर्चा को भी इसमें जोड़ दिया। तो इस दौरान हम एक पूरा होल आप जो है बैकग्राउंड देखेंगे एंड इन व्हिच आईपीसी लॉ इन्फोर्स ड्यूरिंग कोविड-19 कि जो है कौन से जो है लॉ का, इंडियन पेनल कोड का कौन सा वो कानून जो है इसको एक्टिव करने में लगाया गया। एंड एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 ये काफ़ी जो है चर्चा में रहा है। इसको लेकर के जानेंगे कि इसकी क्या जो है इस पर प्रावधान रहे, क्या प्रोविजंस रहे एंड इसकी लिमिटेशंस क्या रही, क्या सीमाएँ हैं। और इसके बाद हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इसको लेकर के जो है डिस्कशन करेंगे और लास्ट में कंक्लूजन। एक्चुअली ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जब कोविड-19 को इम्प्लीमेंट किया गया तो उस दौरान ये चर्चा काफ़ी जोरों पे रहा कि ये कानून क्या जो है हमारे संवैधानिक अधिकारों के साथ जो है सामंजस्य बना पा रहे हैं, और कई सारी चुनौतियां हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ मामलों में टिप्पणी किया, तो काफ़ी चर्चा में रहा। तो इसको हम जानेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम के जो है पर्सपेक्टिव में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में है और इसके अलावा प्रीलिम्स वगैरह में काफ़ी एक्सपेक्टेड है। एंड इसके अलावा अदर भी कम्पिटेटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने का प्रयास करें कि अभी न्यूज में क्या रहा और सारी चीज़ें क्या हैं, तो कोविड-19 महामारी के संकट ने न सिर्फ मानवता को संकट में लाया बल्कि इसने भारत के घरेलू कानून में व्याप्त अंतराल और स्वास्थ्य आपात से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कानून की आवश्यकता को उजागर किया। मैंने आपको बताया कि जो है हमारे यहाँ कानूनी अंतराल जो लॉ गैप है उसको लेकर के काफ़ी चर्चा रहा। तो भारतीय संविधान द्वारा लोक व्यवस्था जो है, पहले देखिए बेसिक चीज़ें इन जनरल, जब भी आपको ये टॉपिक पढ़ें तो इन जनरल चीज़ें उसको जानिए, सोचिए कि क्या इसके प्रावधान है जो आपके माइंड में हो, उसके बाद इसको स्टडी कीजिए। तो हमारे यहाँ जो लोक व्यवस्था है, पब्लिक आर्डर है, जो हेल्थ रिलेटेड इशू है, ये क्या है, ये राज्य सूची में है और इस पर कानून जो बनाने का अधिकार है वो राज्य को है। लेकिन क्या है कि इस कानून का प्रयोग राज्यों के आदेश निर्देश देने के लिए केंद्र सरकार ने महामारी अधिनियम 1897 लागू किया। इसके पश्चात फिर केंद्र सरकार ने जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत पूरे देश में लॉकडाउन किया। जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया तो एक्चुअली इसी के तहत घोषणा की। ऐसे थोड़े ना कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि आज से लॉकडाउन, वो तो उन्होंने एक स्टेटमेंट वो खुद आके सामने बोले, बाकी तो किसी कानून या व्यवस्था के तहत ही किया गया। और आपदा प्रबंधन, देखिए आपदा प्रबंधन को लेकर के काफ़ी डिस्प्यूट रहा है। जब जब हमारे यहाँ डिजास्टर आई हैं, ये तो कोविड-19 चलिए एक हेल्थ से रिलेटेड डिजीज थी, जो है डिजास्टर था, बट इसके अलावा नेचुरल जो डिजास्टर आती हैं, साइक्लोन वगैरह आते हैं, उस दौरान भी डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के एक डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के हमारे जो संविधान निर्माता थे वो ना कंकरेंट लिस्ट, ना जो है यूनियन लिस्ट, ना फिर जो है स्टेट लिस्ट, किसी में भी उसको शामिल नहीं किए थे। इवन जब हमारे यहाँ सेकेंड ARC द्वितीय जो प्रशासनिक सुधार आयोग बना, उसने भी समय इसको लेकर के एक पूरा आपदा प्रबंधन कैसे किया जाए, कैसे इसको टैकल किया जाए, तो इसको लेकर के उन्होंने पूरा एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट में बताया था कि क्या किया जाना चाहिए। तो आपदा प्रबंधन क्या है कि किसी भी अनुसूची में नहीं, ये बात ध्यान रखना कि एग्जाम में आए तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहें, किसी भी अनुसूची में नहीं। लेकिन क्या है कि सरकार इसे समवर्ती सूची की प्रविष्टि जो 23 है उसी में एक है इशू सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा नियोजन आउट बेरोजगारी, यानी कि उसी के तहत जो है सरकार इसको आपदा प्रबंधन मान ले रही है, तो उसी के तहत इसका प्रयोग किया गया। इस वजह से केंद्र सरकार के मध्य संवैधानिक और अपनी भूमिकाओं को अस्पष्टता का अभाव दिखा, क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच जो है तुरंत ये डिस्प्यूट का एक कारण भी बन गया। अगर हम देखें कि इन व्हिच लॉ इन्फोर्स ड्यूरिंग कोविड-19, तो आईपीसी की धारा 271 है
जो व्यक्ति क्वारंटीन नियमों की अवहेलना करता है उसे कारावास या जुर्माना दोनों दंडित किया जा सकता है। आमतौर पे आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति को क्वारंटीन किया गया तो वहाँ से भाग गए या फिर वो मतलब वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन थे उसका वायलेशन किए, तो इस दौरान उनके ऊपर जो है कंप्लेन किया गया। और आईपीसी 269 है जो उपेक्षापूर्ण कृत्य जिससे संक्रमण फैल सके, देखिए इसलिए भी रोका जा रहा है कि आप कोई ऐसा कृत्य ना करें। इसीलिए पब्लिक गैदरिंग जो है अलाउ नहीं है कि आप कई व्यक्ति एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। कई जगह तो शुरुआत में जब ये एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं था तो धारा 144 भी लगा दी गई थी, जिसमें प्रावधान है कि 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। तो उस तरीके से जो है ये भी किया गया कि आप कोई ऐसा कृत्य ना करें कि जिससे संक्रमण फैल सके। और आईपीसी की धारा 188 जिसका उपयोग उन आरोपियों के लिए किया जाता है जो लॉकडाउन के दौरान लोक सेवाओं का अवहेलना करते हैं। लोक सेवा मतलब पब्लिक ऑर्डर, जो पब्लिक ऑर्डर दिया गया अगर उसका आप वायलेशन करते हैं, उसको नहीं मानते हैं, तो भी आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसे न्यूज़पेपर्स में आपने अगर फॉलो कर रहे होंगे या न्यूज़ देख रहे होंगे तो उस समय देखे होंगे कि कोई व्यक्ति उसको पुलिस ने दंडित किया क्योंकि वो जो कानून व्यवस्था था उसका उसने वायलेशन किया। अगर हम देखें स्पेशली एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। एक्चुअली ये कानून जो है भारत में तो बना ही नहीं, आप देख ही रहे होंगे 1897 है, चूंकि ये भारत के आज़ाद होने से पहले ही बन गया था। तो उस दौरान ये बॉम्बे टाउन में जब वो प्लेग उस समय फैला था, प्लेग हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, तो प्लेग जब फैला था तो उसके प्रकोप के लिए अधिनियम आया था। औपनिवेशिक काल का यह एकमात्र कानून है जिसने हैजा, मलेरिया सहित विभिन्न रोगों के प्रसार के दौरान कानूनी प्रक्रिया के तौर पर उपयोग किया गया। यह कानून केंद्र राज्य सरकारों को असाधारण उपयोग और विनियमनों को निर्धारित करने की शक्ति देता है ताकि नागरिकों के मध्य रोग के प्रसार रोका जा सके। यानी कि केंद्र सरकार को ये स्पेशली पावर देता है कि अब राज्य सरकारों को निर्देश दें ताकि जो है नागरिकों के बीच संक्रमण को रोका जा सके। इस अधिनियम की एक धारा 2 है, उस धारा 2 में यह है कि यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राज्य सरकार उपाय कर सकती है और उनके निरीक्षण के नियम बना सकती है। आप देखिए कि भारत में अगर विदेश से कोई व्यक्ति भारत आ रहा है या फिर एक राज्य से किसी अन्य राज्य में जा रहे हैं तो उनको तुरंत क्वारंटीन किया जा रहा है या उनको जांच किया जा रहा है। स्पेशली ये एसेंशियल है कि आप जो है अगर आए हैं तो जांच ही कराएं। तो ये चीज़ें जो है राज्य सरकार ने मतलब केंद्र सरकार ने इससे रिलेटेड उनको गाइडलाइन दिया, फिर उन्हें फॉलो करना पड़ा और उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के ऊपर दंड की जो है शक्ति भी देता है। कानून की विसंगतियां क्या देखें, मतलब ल्यू फॉल्स क्या रही या प्रॉब्लम्स क्या रहे, तो इसमें खतरनाक वर्ड जो है आप ध्यान देना कि खतरनाक, संक्रामक या संक्रामक रोगों या महामारी जैसे शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया, सिर्फ इसमें बताया गया कि खतरनाक, संक्रामक और संक्रामक रोग। अब देखिए इस चीज़ का डिफाइन कर पाना अपने आप में बहुत बड़ा क्रिटिकल इशू है, क्योंकि इससे पहले इबोला वायरस भी आया था, H1N1 वायरस भी आया था और इन्फ्लुएंजा वायरस था। तो ऐसे बहुत सारे डिजीज है, उस दौरान तो भारत सरकार ने इसका उपयोग नहीं किया या फिर हमारे यहाँ आमतौर पर आते ही रहते। जैसे अगर आपको मैं छोटा एग्जाम्पल बताऊँ, आज के 2 साल 2.5 साल पहले उत्तर प्रदेश के एक गोरखपुर में लगभग 42 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में अभी कुछ साल पहले एक प्रॉब्लम आई थी तो कई बच्चों का डेथ हो गया। बिहार में देखिए एक जो है बुखार फैल गया था, कोई एक बीमारी थी, उससे कई बच्चों की मृत्यु हो गई, लगभग 100 बच्चों। तो उस दौरान तो सरकार ने इसका इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना, जबकि था वो भी एक संक्रामक रोग ही, क्योंकि अचानक अगर इतने ज़्यादा बच्चों की डेथ हो रही है तो वो बहुत बड़ा जो है एक इशू माना जाता है, हेल्थ के लिए आपके एक क्वेश्चन खड़ा कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इसमें इस चीज़ को डिफाइन नहीं किया गया, और जहाँ पर कोई चीज़ डिफाइन नहीं होता जिस कानून या विधि में, वहाँ पर सरकारें उसका मनमानी तरीके से दुरुपयोग करने लगती हैं। और इसमें यह उल्लेख नहीं है कि कोई स्वास्थ्य रोग या समस्या किस मानक स्तर तक पहुंचने के बाद, जैसे इसमें मान लीजिए कि मैंने आपको बताया, ये उदाहरण दिए, अभी किस लेवल तक जाने के बाद इसको महामारी घोषित किया जाएगा या नहीं घोषित किया जाएगा, ये भी सरकार के हाथ में ही है। अभी कोविड-19 है, आप देखिए कोविड-19 एक बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया के लिए कि एक तरफ हमारे यहाँ कोविड-19 की 0 केसेस थे, आज देखिए हम कोविड-19 के कितने लाखों केसेस हो चुके हैं, 42 लाख 45 लाख केसेस इंडिया में हो चुके हैं। और डेली केसेस 90,000 1 लाख केस डेली आ रहे हैं इंडिया में और हर जगह बढ़ रहे हैं। हालांकि अब जो हमारे जो इससे मरने की दर है वो थोड़ी सी कम है, डेथ रेशियो कम है इंडिया में, तो ये काफ़ी अच्छा है। और एपिडेमिक एक्ट जो है इसी में आइसोलेशन, क्वारंटीन संबंधी उपायों का भी कोई प्रावधान नहीं किया गया। अब चूंकि ये कोविड-19 का एक यही उपाय सुलझा, क्योंकि इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं था, तो उस दौरान यही आया कि आइसोलेशन किया जाए, व्यक्ति को जो इससे इफेक्टेड है उसको क्वारंटीन किया जाए, तभी इस महामारी को रोका जा सकता है। तो सरकार ने खुद से अपने स्टेप में लिया और यह अधिनियम केंद्र जो है राज्य सरकार को शक्ति देता है, लेकिन महामारी रोकने और नियंत्रित करने के लिए सरकार के कर्तव्यों का कोई वर्णन नहीं है, ना ही नागरिक
अधिकारों को स्पष्ट किया गया है। देखिए, जब भी कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आती किसी भी नेशन के खिलाफ, वो चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे सिक्योरिटी को लेकर के हो, तो उस दौरान जो इन सब के बीच में पिसता है ना, वो नागरिक ही पिसता है, क्योंकि उसके ही मौलिक अधिकारों की अवहेलना होती है उस दौरान, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लागू हो जाते हैं। यही सेम हुआ कोविड-19 के दौरान। इस दौरान ना सिर्फ नागरिकों को बाहर निकलने से रोका गया, बल्कि उनके बहुत सारे अधिकारों का वायलेशन हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में भी पीपल उतनी जागरूक नहीं है, तो इसलिए पुलिस विभाग या जो हमारा प्रशासनिक तंत्र है वो बहुत सारे वायलेशन किया। और दूसरा कि ये जो कानून है, कानून किस लिए बनाया जाता है, ताकि जो कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आए, जिस भी सिचुएशन के लिए सरकार बना रही है उसको अच्छे से सरकार इंप्लीमेंट करे, क्योंकि मेन बॉडी तो गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करना है। बट उसमें गवर्नमेंट के क्या फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए, ये उसमें कोई डिफाइन ही नहीं किया गया। तो ये एक इस कानून का ल्यू फॉल्स रहा, जिसमें संशोधन किया जाए, जिसको वर्तमान देखिए 1897 में बना था, आज लगभग देखा जाए तो इसको बने हुए 150 से 200 साल हो चुके हैं। तो इसमें एक संशोधन किया जाए, इसको वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप बनाया जाए। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, तो ये जब 2004 में सुनामी आई थी चेन्नई के तट पे, बहुत बड़ी भीषण सुनामी आई थी भारत में, उसके बाद जो है इसको बनाया गया था। तो अब ये भी एक बहुत बड़ा चुनौती रहा कि क्या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को स्वास्थ्य आपदा आने पे लागू किया जा सकता है या नहीं, या सिर्फ ये प्राकृतिक आपदा या फिर मैनमेड जो आपदा आती हैं, खासतौर पे जो हमारे यहाँ कोस्टल एरियाज में आते हैं वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इसको लेकर के भी जो है प्रॉब्लम रहा। लेकिन ये ध्यान देना है कि सरकार ने इससे लड़ने के लिए इसको नोटिफाइड जो है डिजास्टर घोषित किया, यानी कि अधिसूचित आपदा के रूप में घोषित किया, जो कि आपदा के प्रति अनुक्रिया करने तथा आपदा प्रबंधन के लिए समयबद्ध रीति और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को नीतियों एवं योजनाओं बनाने को सशक्त दिशा निर्देश जारी करता है। देखिए, इस दौरान क्या हुआ कि पूरी की पूरी जो है गाइडलाइन केंद्र सरकार डेली जो है HMO जो होम मिनिस्ट्री है और हेल्थ मिनिस्ट्री को निकालते रहे, और इसको जो है लगातार फॉलो किया जाता रहा राज्यों के द्वारा। इवन केरल और जो है केंद्र सरकार के बीच में एक डिस्प्यूट भी हुआ, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि आप जो है केंद्र सरकार की गाइडलाइन को मानिए, क्योंकि ये गाइडलाइन पैन इंडिया लेवल पे है, तभी इसको रोका जा सकता है। आपकी एक रणनीति जरूर हो सकती है, लेकिन जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसके कुछ प्रावधान है जो महत्वपूर्ण है, उनको आपको मानना ही पड़ेगा। और DMA 72 में प्रावधान है इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कि अधिनियम के उपबंध या अन्य सभी कानून उस सीमा तक लागू होंगे जिस सीमा तक वह असंगत है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे कानून हैं जहां पर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, तो वहां तक इस कानून को लागू किया जा सकेगा। जहां पर मान लीजिए कोई ऐसे प्रावधान नहीं थे, तो वहां पर इसको जो है लागू किया जाएगा। और इस शक्ति का प्रयोग करते हुए सरकार विभिन्न प्रकार की अधिसूचनाएं, दिशा निर्देश जारी कर सकती है, जो कि गवर्नमेंट ने किया ही। साथ ही इसमें गृह सचिव को शक्ति जो है देकर स्वास्थ्य सचिव को दी गया है। देखिए, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है इसमें क्या है, जो पावर पूरा दिया गया है वो होम सेक्रेटरी को दिया गया है। बट अब चूंकि ये हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो इसमें जितना भी गाइडलाइन उनको बनाना था, जितना भी सारी चीज़ें करना था, इसमें मेन पावर दे दिया गया हेल्थ सेक्रेटरी को, ताकि वो अपने हिसाब से इस चीज़ को टैकल कर सकें। एंड इसके आगे हम देखते हैं क्या है कि पूर्व में कानून निर्माण के लिए की गई पहले, देखिए ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ इससे पहले कानून निर्माण के लिए पहले नहीं की गई, लेकिन पहले तो जरूर हुई, बट वो अपने लक्ष्य तक नहीं सफल हो पाई, क्योंकि वो सफलता प्राप्त नहीं की। तो लोक स्वास्थ्य महामारी जो आतंकवाद एवं आपदाओं का रोकथाम प्रबंधन विधेयक मसौदा, ये विधेयक 2017 में प्रस्तुत किया गया था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इसे राष्ट्रीय सेवा नियंत्रण केंद्र और राष्ट्रीय स्वास्थ्य महानिदेशालय द्वारा तैयार किया गया था। देखिए, ये भी पूछ सकता है UPSC की किसके द्वारा वो तैयार किया गया था। और इसमें स्थानीय सरकारों को सशक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। अभी देखिए, जब कोविड-19 आया तो एक महत्वपूर्ण, कई चर्चाओं को ऐसे इस दौरान बल मिला, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण चर्चा को बल मिला वो ये कि लोकल बॉडीज को इम्प्लीमेंट, अगर आज वो सशक्त होती तो जो माइग्रेशन हुआ, जहाँ से यहाँ से जो श्रमिक थे वो अपने गांव गए, जहाँ भी वो रहते थे लोकेट किए, तो उस दौरान अगर लोकल बॉडीज अपने आप में सक्षम होती, उनको अधिकार मिले होते, तो वो इस महामारी से लड़ने में और प्रभावी भूमिका निभा सकती। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो है इस दौरान उन्होंने अपनी भूमिका नहीं निभाया, लेकिन उतने प्रभावकारी जो इफेक्टिव तरीके से वो भूमिका नहीं निभा पाई। और यह अपेक्षा किया गया था कि यह कानून लागू होने के बाद EDA एक्ट जो अपना एपिडेमिक डिजीज एक्ट है 1897 उसको समाप्त कर दिया जाए।
जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य विधेयक इसके बाद जो है प्रस्तुत किया गया था, इसके पहले 2017 के 2009 में। तो उस दौरान भी इसमें स्वास्थ्य जो एक हमारा हेल्थ है उसको लोगों के मूल अधिकार के तौर पर प्रस्तुत करने की बात की गई थी। यह एक व्यापक कानूनी ढांचा था, लेकिन राज्यों ने इसको जो है विरोध किया, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि इससे हमारे जो है अधिकार का वायलेशन होगा, क्योंकि राज्य, मैंने आपको अगेन बताया कि हेल्थ जो है वो स्टेट जो है शेड्यूल में आता है, स्टेट सूची में आता है। और इसके पहले जो है मॉडल पब्लिक हेल्थ 1995 में प्रस्तुत हुआ था, ये भी पारित नहीं हो पाया था। अगर हम देखें सिफारिश क्या होनी चाहिए, देखिए सिफारिश भी हमें कई क्षेत्रों में देनी है, क्योंकि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स है अगर वहाँ वहाँ आप पॉइंट वाइज अपनी सिफारिश देते हैं तो इससे आपका आंसर भी इफेक्टिव होगा और एक प्रमाणिक उत्तर लगेगा। तो जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग था 2006, इसने कहा था कि प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं आपात स्थितियों के प्रबंधन के लिए समवर्ती सूची में एक नया प्रविष्टि शामिल करने की सिफारिश की थी। जैसे मैंने कि आपको बताया कि आपदा प्रबंधन हमारे किसी भी सूची में शामिल नहीं है, तो जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग थे उसने कहा था कि इसको आप समवर्ती सूची में शामिल कीजिए, ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पर कानून का निर्माण कर सकें। इस प्रकार की अनुशंसा संविधान समीक्षा आयोग, संविधान के लिए एक रिव्यू कमीशन बना था अपना कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू करने के लिए 2002 में, उसने भी यही अनुशंसा की थी। और डीएमए एक्ट जो है 2005 की समीक्षा करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक कार्यबल का गठन किया था 2013 में, तो उसने भी यही जो है सुझाव दिया था कि एक जो आपदा प्रबंधन है, जो कि ये आता ही आता है, अगर मान लीजिए हेल्थ डिजीज नहीं है तो भी हमारे राज्य में हमारे देश में कई बार जो है आते रहते हैं, फानी चक्रवात आ गया, कभी कोई चक्रवात आ गया, साइक्लोन अधिकतर आते रहते हैं, जिससे जो है जो कोस्टल राज्य हैं वो इफेक्टेड होते हैं। तो ऐसी स्थितियों को लेकर के उसने जो है प्रावधान करने का सिफारिश किया था। और इंटरनेशनल अगर हम एग्जाम्पल देखें कि बेस्ट एग्जाम्पल कौन है जो संघीय राज्य भी होते हुए बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, तो कनाडा है। संघीय स्तर पर कनाडा जो है वो आपातकालीन प्रावधानों और आपातकालीन प्रबंधन को इमरजेंसी एक्ट 1988, इमरजेंसी मैनेजमेंट एक्ट 2007 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और इसमें जो अधिकांश पावर है वो राज्य सरकारों को है और स्वयं के कानून उनके हैं, स्वास्थ्य कानून, जिसके द्वारा वो नियंत्रित करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी एक्ट है 2007, इसमें भी राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रावधान है और राज्य सरकारें जो है इसके साथ मिलकर के सामंजस्य बिठा करके कार्य करती हैं और समन्वय बिठा करके वो प्रावधान करते हैं। और इंग्लैंड में है पब्लिक हेल्थ कंट्रोल डिजीज 1984, तो यह कानून भी जो है स्पष्ट रूप से पदानुक्रम निर्धारित करता है, हायरार्की निर्धारित करता है कि किस तरीके से स्वास्थ्य चुनौतियों को निपटने के लिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से जो है प्राधिकरणों को जिम्मेदारी दी जाए। तो ये 2-3 एग्जाम्पल्स हैं जो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। और कंक्लूजन क्या होना चाहिए, तो कंक्लूजन देखिए, विधि के शासन द्वारा शासित किसी भी देश में यह आवश्यक है कि सभी शक्तियों का प्रयोग संवैधानिक रीति से किया जाए, लेकिन संविधान में प्रावधान हो कि किस तरीके से, देखिए स्वास्थ्य भी आखिरकार सरकारें जो बनती हैं वो अपने जनता को उनके हितों को ध्यान में रखने के लिए बनाई जाती हैं। हम इसीलिए सरकार चुनते हैं ताकि सरकार हमारे हितों को ध्यान में रखें। तो इस दौरान जो है हमारे संविधान में इसके लिए वर्णन होना चाहिए, और अगर नहीं है तो संविधान में संशोधन किया जाए। स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करने और लोक स्वास्थ्य संबंधी संकट से निपटने के लिए कुशल प्रशासन स्थापित करने के लिए राज्य सरकार व स्थानीय जो राज्य सरकार है वो स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदारी दे, क्योंकि जब हमारे 73वां और 74वां संविधान संशोधन बना था तो उसमें राज्य सरकारों को ये पावर दिया गया था कि आप जो है कानून निर्माण करके स्थानीय जो बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज हैं, उनको आप पावर दे सकते हैं। तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी की वजह करें। और वर्तमान कोविड-19 की आपदा से सीख लेते हुए केंद्र सरकार को भी जरूरी कानूनों का निर्माण करना चाहिए, ताकि जब भी कोई आपदा आए तो भारत जो है अपना जो राष्ट्र है हमारा बेहतर ढंग से उससे टैकल कर सकें। तो ये कुछ जो है प्रोविजंस हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से बताइए, और प्लीज़ जो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।